रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए हम लोग संथाल परगना अधिनियम को आगे बढ़ाते हैं। कृषि से संबंधित जो नोट्स देने को आज कहा गया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उसे कल प्रयास किया जाएगा डालने का। इसलिए आज मैं संथाल परगना से संबंधित क्लास को ले रहा हूँ। संथाल परगना एक्ट जो है छोटा नागपुर एक्ट की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत छोटा है, लेकिन मार्क्स जो है इसका वेटेज जो है 10 मार्क्स छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की तरह ही है। तो यहाँ से आप सरलता से सारे 5 के 5 प्रश्न जो है सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा नागपुर एक्ट जो है थोड़ा सा लंबा है, वहाँ सारा 5 में से 5 करने के लिए जितना मैंने क्लास लिया है, लगभग सभी क्लासेस पर अगर आपका कमांड है तो हो पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है कम क्लासेस में समाप्त हो जाएंगे। तो संथाल परगना जैसा कि नाम से पता है, ठीक है, तो जिस ढंग से संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये है, केवल संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम नहीं बोलना है। जब आप औपचारिक रूप से आप पढ़ रहे हैं तो नाम यही होगा, ठीक है। इसके पृष्ठभूमि पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1793 में आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो जिस ढंग से झारखंड के अन्य क्षेत्र अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आ गए थे, संथाल क्षेत्र भी जो है झारखंड का अस्थायी बंदोबस्त के तहत आ गया था। ये संथाल क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड का। ये जो है आपका संथाल क्षेत्र है, क्लियर। ये बंगाल से भी लगा हुआ है, अब बिहार से भी लगा हुआ है। इस क्षेत्र में जो है पहाड़िया जनजाति जो थे वो मुख्य रूप से पाए जाते थे पहले, ठीक है। लेकिन बाद में संथालों का आगमन हुआ, क्लियर। और इनकी जनसंख्या जो है पहाड़िया जनजाति की अपेक्षा बढ़ गई, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे विद्रोह के बारे में तो पहाड़िया जनजाति और संथाल जनजाति के बीच एक तनाव था, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे तिलका मांझी के मैटर पर। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन डिस्ट्रिक्ट में भी आदिवासियों के बीच अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध जो है समय समय पर जो है आपका विरोध का स्वर उठता रहा। और यह विरोध जो है एक जबरदस्त विरोध आंदोलन में बदल गया, ठीक है। 1855-56 में जब संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो इत्यादि जो थे इस विद्रोह के नेता थे, ठीक है। इस विद्रोह को बाकी विद्रोहों की तरह दबा तो दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को फील हुआ कि आदिवासियों के साथ जिस ढंग से रेस्ट झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर सेक्शन में ये फील हुआ था अंग्रेजों को कि आदिवासियों के साथ जो है इस ढंग से सामान्य रूप से ट्रीट करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। इनको जो है कुछ विशेष तरीके से ट्रीट करना होगा, क्योंकि इन्हें जल, जंगल और ज़मीन से अत्यधिक प्यार है और इसमें छेड़खानी एक सीमा से ज़्यादा करना कहीं से उचित नहीं है, ठीक है। इसी का परिणाम रहा कि 1872 में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन के द्वारा संथाल क्षेत्र में जमीन के संदर्भ में कुछ कुछ अधिकार जो है आदिवासियों को दिए गए ताकि उनका जो है असंतोष कम हो, ठीक है। लेकिन
ये जो था असंतोष को पूरी तरह से कम नहीं कर सका और न ही यह पर्याप्त था। यही कारण था कि अंग्रेजी काल में ही 1937 में एक संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। इस कमेटी को कहा गया कि आप ऐसे सिफारिश कीजिए ताकि संथाल क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी मांगों को भी पूरा किया जाए और अंग्रेजी हित को भी संरक्षित किया जाए। हालांकि इस समय तक अंग्रेजी शासनकाल का भारत में अवसान काल शुरू हो गया था और भारत स्वतंत्रता की ओर गांधी जी के नेतृत्व में कदम बढ़ा चुका था। तृतीय युद्ध प्रारंभ होने वाला था। फिर भी इस कमेटी ने सकारात्मक सिफारिशें की, ठीक है। और इस कमेटी के सिफारिशों के आधार पर ही के आधार पर ही 1949 में संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 बना। क्लियर? ये तो हुआ आपका पृष्ठभूमि, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ जानकारी ले लीजिए अलग अलग स्रोतों से जो प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र था आपका संथाल का क्षेत्र, अगर बात करते हैं तो ये भागलपुर से लेकर के बंगाल का बीरभूम तक कवर करता है, ठीक है। केवल हम लोगों का जो झारखंड है वहाँ पर जो कुछ जिले हैं उसी को कवर नहीं करता है। दुमका, देवघर, गोड्डा वगैरह जो है आपका, जामताड़ा, इसी को नहीं कवर करता है संथाल परगना। ये वास्तव में भागलपुर को भी कवर करता है। ये बीरभूम जिला को भी कवर करता है, ठीक है। लेकिन इन क्षेत्रों से अब मतलब नहीं है, ठीक है, इस एक्ट को, क्योंकि ये झारखंड तक सीमित होकर के रह गया है। क्योंकि संथालों की आबादी का जो संकेंद्रण है संथाल परगना में ही है, ठीक है। इस क्षेत्र को क्या क्या कहते थे पहले? तरी, जंगल तरी ट्रैक। क्या कहते थे? जंगल तरी ट्रैक। उसके अलावा बोलते थे नरी खंड, और एक प्रसिद्ध नाम जो है दामिना कोह। क्लियर? ये 3 नाम से जाना जाता था यह क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं संथाल परगना का जो आपका भूधारक अधिनियम है उस पर हम लोग आते हैं। ये बहुत ही छोटा अधिनियम है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना था वो 1908 में बना था, अंग्रेजी काल में बना था। और ये एक्ट जो बना है 1949 में बना है। उस समय हमारा देश जो था स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए इस एक्ट को समझने में कम परेशानी हो गई CNT के अपेक्षा। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो संथाल परगना भूधारक अधिनियम, अनुपूरक उपबंध भूधारक अधिनियम है, उसमें जो भारतीय संसद ने इसे पारित किया, कब पारित किया ये इंपॉर्टेंट है पहला, ठीक है। ये पारित किया 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है। बिहार सरकार ने इसे गजट में कब स्थान दिया? अपने गजट में कब प्रकाशित किया? 13 अप्रैल 1949 को, ठीक है। ये दोनों तिथि जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुल जो संथाल परगना अधिनियम है इसमें कुल 9 अध्याय हैं और उसमें 19 अध्याय थे ना CNT में, यहाँ पर 9 अध्याय हैं, क्लियर।
और यहाँ पर 72 धाराएं हैं, वहाँ पर 271 धाराएं थे। ठीक है, 9 अध्याय 72 धारा। ये एसपीटी में है और सीएनटी में क्या बताया गया था आपको, देख सकते हैं कि कितना छोटा अधिनियम है इसके अपेक्षा। क्लियर? इसी के बारे में हमको 9 अध्याय और 72 धारा के बारे में पढ़ना है। पहला काम होगा, जिस ढंग से मैंने सीएनटी में पढ़ाया था, सारे 9 अध्याय को आपको अच्छी तरह से आर्टिकल रेंज के अनुसार, धाराओं के रेंज के अनुसार रट लेना है। ठीक है, ये जो है आपको बहुत ही मदद करेगा पूरे अधिनियम को फटाफट याद करने में और आत्मसात करने में। केवल याद नहीं करना है, आत्मसात करना है, यानी कि एग्जाम में धोखा ना हो। चलिए एक सूत्र में बता देता हूं संथाल परगना भूधारक अधिनियम को याद करने के लिए। सूत्र है, प्रारंभ में को साइलेंट कर दीजिए, ग्राम प्रधाना। प्रारंभ में ग्राम प्रधाना पहला लाइन होगा सूत्र का, शॉर्ट ट्रिक्स है पूरे एसपीटी को याद करने के लिए। प्रारंभ में ग्राम प्रधाना रैयत का बंजर खाली लगाना। रैयत का बंजर खाली लगाना। क्लियर? ये साइलेंट होगा। एक लाइन और है, ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो बहुत सारा था ना। भूमि नया पर विधि पुराना। लास्ट में जोड़ दीजिए याद करने के लिए, एसपीटी का यह ट्रिक तुम न भुलाना। इसका कोई यूज नहीं है, बस एसपीटी से जोड़ने के लिए मैंने कर दिया। प्रारंभ में ग्राम प्रधाना रैयत का बंजर खाली लगाना, भूमि नया पर विधि पुराना, एसपीटी का यह सूत्र तुम न भुलाना। ठीक है, इसको जो है रटिए, धुआंधार रटिए 2-4 बार, और इसको लिख भी लीजिए। और इसको केवल लिखना ही नहीं, इसका फुल फॉर्म भी लिखना है। पहले देखिए कौन कौन सा अध्याय को ये कवर करता है। ये जो होगा 1 नंबर अध्याय को कवर करेगा, ये 2 नंबर अध्याय को कवर करेगा। ठीक है, ये 3 नंबर अध्याय को कवर करेगा। ये जो है बंजर खाली 4 नंबर अध्याय को कवर करेगा। लगाना मैंने लगान हो गया 5 नंबर अध्याय को। ठीक है, और भूमि 6 नंबर अध्याय को, नया 7 नंबर अध्याय को, पर 8 नंबर अध्याय को। ये जो है आपका 9 नंबर अध्याय को कवर करेगा। अब इसको एक्सपेंशन हम लोग करते हैं। चलिए फटाफट किस ढंग से एक्सपेंशन करना है देखिए। अध्याय, धारा, विषय। ओके, पहला जो अध्याय है, ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, प्रारंभिकी। यहां पर क्या लिखना है, प्रारंभिकी, नाम, विस्तार इत्यादि। क्लियर? प्रारंभिकी, नाम, विस्तार। दूसरा जो अध्याय है आपका, धारा जो इसका है 1 से 4 तक। दूसरा अध्याय है 5 से 11 तक धारा है। क्लियर? यहां से जो आपको सूत्र से देखिए, ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान लिख दीजिए। ग्राम प्रधाना को ग्राम प्रधान लिखना है। तीसरा, यहाँ 11 खत्म हो गया है ना, 12 से ये 26 तक जाएगा। सूत्र को कांटेक्ट कीजिए, रैयत। रैयत के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है 4 नंबर अध्याय जो होगा 27 से 42। सूत्र को कांटेक्ट कीजिए, बंजर खाली। ठीक है,
तो ये बताया है बंजर भूमि, बंजर और खाली जोत। चलिए 5 नंबर ये आपका आएगा 43 से 52। ठीक है, ये लगान के संबंध में उपबंध हैं। ये 5 नंबर तक हो गया है। ठीक है, 6 नंबर केवल एक आर्टिकल इसमें है, 53 से 53 कर दीजिए। ठीक है, यहां देखिए भूमि नया पर विधि पुराना, भूमि से रिलेटेड यहां पर है। भूमि का अर्जन, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, भूमि का अर्जन के संदर्भ में जो है यहां पर प्रावधान दिया गया है। 3 ठो और अध्याय बचा हुआ है, 53 तक हो चुका है। देखिए आप लोग नीचे लिख सकते हैं। यहां पर देखिए जो आर्टिकल हो जाएगा 63 तक। ठीक है, 7वां के लिए आप कांटेक्ट कीजिए नया। ठीक है, तो यहां पर है न्यायिक प्रक्रिया, नया से आपको पकड़ना है न्यायिक प्रक्रिया। 8 जो है आपका 64 से 66, 64 टू 66 आर्टिकल ये कवर करेगा, धारा 8। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए पर का अर्थ है परिसीमा, जो पिछला बार क्लास में मैंने लिया है परिसीमा, हर चीज का क्या क्या सीमा होगा, कुछ कुछ का। ठीक है, और ये है 67 से 72 तक, लास्ट तक। ठीक है, और इसका है विधि पुराना। ठीक है, तो यहां पर से आपको विधि से पकड़ना है विविध प्रावधान, पुराना से प्रावधान। ठीक है, ये जो है विधि पुराना, इससे आपको पकड़ लेना है विविध प्रावधान। ठीक है, तो ये जो है तुरंत आपको याद हो जाएगा। इसको जो है पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा इस सूत्र को, फिर एसपीटी जो है पूरी तरह से आपके मुट्ठी में आ जाएगा। और इस आर्टिकल को, रेंज को जो है थोड़ा सा याद कर लेना है। ये तो हुआ आपका अध्याय 9 और 72 धारा। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल वाइज अध्याय और आर्टिकल वाइज जो हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए अध्याय 1 में आ जाते हैं। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़िए, इजी लगेगा आपको। इसमें है प्रारंभिकी, और क्या है, नाम भी है। ठीक है, विस्तार वगैरह है। आर्टिकल इसका कितना है, धारा 1 to 4, इसमें 3 जो है रिपील्ड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो 3 ही आर्टिकल टोटल पढ़ने हैं। पहला आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, किसका नाम जो होगा, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, संथाल परगना भूधारक अधिनियम। इसमें आप अनुपूरक उपबंध को जोड़ सकते हैं ठीक है, ये जो होगा इसका, इस अधिनियम का पहला आर्टिकल ही बताता है, तो नाम बताया, दूसरा ये बताता है कि किन किन जिलों में झारखंड का विस्तार होगा, किस किस क्षेत्र में विस्तार होगा। तो ये होगा देवघर, साहबगंज, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा। क्लियर? ये सारा संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट है ना। इसको जो सूत्र बना दीजिए, दे साहब को साइलेंट रहेगा, इसका अर्थ कुछ नहीं है। 2 गो पैजामा, दू कर दीजिए और क्लियर हो जाएगा दुमका। 2 गो, साहेब से साहेबगंज, दे से देवघर, पैजामा।
ठीक है, प से हो गया पाकुड़, जामा से हो गया जामताड़ा, तुरंत याद हो जाएगा, देश साहब को दुगो पैजामा। ठीक है, तो ये आपका है आर्टिकल 1। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2 की ओर। इसको मिटा देता हूं दोनों तरफ। आर्टिकल 2 जो कहता है ये विस्तार के संबंध में बताया है। ठीक है, विस्तार में क्या ऐसा पावर है राज्य सरकार को कि वो चाहे तो इस एक्ट के प्रावधानों को उस क्षेत्र में जहां पर लागू है वहां से वापस ले सकता है? हाँ, ये पूरी तरह से अधिकार है। जिस क्षेत्र में अभी ये लागू है उससे यह वापस भी ले सकता है और पुनः उन क्षेत्रों में जिसके लिए संथाल परगना एक्ट बना है, ठीक है, पुनः उन क्षेत्रों में वापस लेने के बाद फिर से लागू कर सकता है, फिर से वापस ले सकता है, फिर से लागू कर सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। पहला ये ध्यान दीजिएगा, वापस लेना, लागू करना। विस्तार में परिवर्तन स्पेशली कर दीजिए, विस्तार आर्टिकल 1 में ही बता दिया गया है, वापस लेना, लागू करना, ये पहला है। दूसरा, राज्य सरकार का यह भी पावर है कि जो एसपीटी है आपका, इसका जो कुछ आर्टिकल्स या भाग चाहे तो कुछ भाग लागू करे या पूरा लागू करे। बहुत सिंपल है, चाहे तो कुछ भाग लागू करे या पूरा लागू करे या नहीं करे, ये जो है पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका है आर्टिकल 2। अब चलिए आर्टिकल 4 की ओर चलते हैं। 3 जो है समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसमें परिभाषा दिया गया है। परिभाषा याद कर लेने से क्या होता है कि बहुत चीज क्लियर हो जाता है। तो परिभाषा में जो दिया गया है, कृषि वर्ष का परिभाषा दिया गया है, जोत का दिया गया है, ठीक है, खाली जोत का दिया गया है। मैं थोड़ा बैलेंस करके लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। कृषि वर्ष, जोत, खाली जोत। दूसरा ग्रुप में आप कर लेंगे रैयत, मूल रैयत, भूस्वामी, क्लियर, और ग्राम प्रधान भी कर सकते हैं, ग्राम प्रधान। एक ग्रुप में और आप कर लेंगे खाली जोत, यहां पर एक और कर लीजिएगा खास ग्राम, एक कर लीजिएगा यहां पर खास ग्राम। एक जो वर्ग है आपका आदिवासी, गैर आदिवासी, इस सब का जो है डिफिनेशन दिया गया है किस आर्टिकल में? 4 आर्टिकल में। अर्ध आदिवासी, कृषि वर्ष पर हम लोग आते हैं। देखिए, संथाल परगना एक्ट में जो है आपका भूधारक अधिनियम, स्पेशली उसका यह नाम है, ध्यान रखिएगा। कृषि वर्ष जो माना गया है, जो बंगाल वाले को मानते हैं तो बैसाख का प्रथम दिन मानते हैं, क्लियर। कृषि वर्ष बैसाख का प्रथम दिन, और फसल वर्ष के रूप में अश्विन, अश्विन का अर्थ हो गया आपका अक्टूबर के आसपास, ठीक है। बैसाख मीन्स अप्रैल, ठीक है, बैसाख मीन्स अप्रैल और अश्विन मीन्स अक्टूबर। ये जो है अश्विन का प्रथम दिन मानते हैं। और अगर राज्य सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक वो कृषि वर्ष होगा। तो ये 3 कृषि वर्ष के रूप में आप इसको जो है कृषि वर्ष को परिभाषित कर सकते हैं। जोत, किसी भी रैयत के द्वारा जो भूमि धारित की जाती है उसे जोत कहते हैं, ठीक है। रैयत क्या है?
तो रैयत है एक किसान को आप रैयत बोल सकते हैं, जो खुद अपने यूज के लिए खेती करता है, अपने उद्देश्य, अपने जो है आपका आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, खाद्यान्न आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए खेती करता है। खेती कैसे करता है? या तो खुद करेगा या फिर परिवार के साथ करेगा। और एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ा गया है जो सेंटे में नहीं था, ये भाड़े के मजदूरों के साथ भी जो है ये कर सकता है रैयत। ठीक है, भाड़े का मजदूर से भी ये कर सकता है। तो कृषि वर्ष जोत कौन धारण करता है? रैयत जिस भूमिखंड को धारण करता है, ठीक है, उसे जोत कहा जाता है। खास ग्राम, ऐसा ग्राम जहां ना तो आपका मूल रैयत है ना ही ग्राम प्रधान है। ठीक है, ना मूल रैयत ना ग्राम प्रधान, मूल रैयत भी नहीं है ना ही ग्राम प्रधान है, इसको जो कहेंगे खास ग्राम। ग्राम समझ गए? ना ही मूल रैयत, ठीक है, और ना ही ग्राम प्रधान है। मूल रैयत को पहले हम लोग समझ लेते हैं। मूल रैयत वर्ड आ गया है चूंकि, क्लियर। मूल रैयत जो होता है, ऐसा रैयत को कहते हैं जिस ढंग से मुंडारी खुटकट्टीदारी और जो आपका भूइहर जमीन था ना, भूइहरी लोग थे और मुंडारी खुटकट्टीदारी लोग थे जो जंगल काट करके जो है भूमि को बसाए थे, लगभग उसी प्रकृति का ही है मूल रैयत, जिन्होंने बंजर भूमि का विकास किया। ठीक है, मूल रैयत में से ही ग्राम प्रधान बनाया जाता है संथाल ग्रामों में। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि मूल रैयत से ही बने, अन्य लोगों को भी ग्राम प्रधान बनाया जा सकता है। दूसरा है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जो है मूल रैयत से भी बन सकता है, अथवा अगर खास ग्राम की स्थिति हो, खास ग्राम का अर्थ क्या हुआ? मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं होता है। लेकिन अगर खास ग्राम की स्थिति हो, यानी कि जहाँ पर न मूल रैयत है न ग्राम प्रधान है, तो उस स्थिति में वहाँ के भूस्वामी और रैयतों की सहमति से, ठीक है, भूस्वामी आवेदन करेंगे या रैयत आवेदन कर सकते हैं। 2/3 रैयत अगर किसी को ग्राम प्रधान नियुक्त कर देते हैं, खास ग्रामों में नियुक्ति करने का जो है सहमति व्यक्त कर देते हैं 2/3 वहाँ के रैयत, तो उपायुक्त जो है उनको ग्राम प्रधान नियुक्त कर देंगे। क्लियर हो गया होगा आपका। मूल रैयत, भूस्वामी जो होता है वह ना तो मूल रैयत होता है, क्लियर, ना ही ग्राम प्रधान होता है, ना ही सरकार होता है, क्लियर। तो होता क्या है? तो ही होता है जो 1793 के एक्ट में कहा गया है, क्लियर। क्योंकि 1955 तक जो था भूस्वामी का प्रभाव, भूस्वामी यानी कि रैयत स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था जो है बिहार में लागू थी, बिहार बंगाल में 1955 तक, क्लियर। इसलिए भूस्वामी वर्ड यहाँ भी आ गया, चूँकि 1949 में यह एक्ट बना था। तो सिंपल से इसका वर्क क्या था? भूस्वामी का लगान को कलेक्शन करके सरकार को यानी कि कलेक्टर को उपलब्ध कराना, ठीक है, सूर्यास्त कानून का पालन करते हुए। और ये जो है आपका खास ग्राम तो हो गया जहाँ मूल रैयत और ग्राम प्रधान। एक है आपका खाली जोत। जोत तो आप समझ गए, रैयतों का होता है, जो भी रैयत हों, ठीक है, चाहे मूल रैयत हों, कोई भी रैयत हों, जो भूमिखंड होता है वो जोत हुआ। लेकिन आपका खाली जोत क्या होता है? कोई ऐसा रैयत जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है उसके बाद, ठीक है, यानी कि वो उसकी मृत्यु हुई तो वह भूमि जो है अनाथ हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है खाली जोत। तो हो गया कृषि वर्ष, जोत, खास ग्राम, खाली जोत, रैयत, मूल रैयत, भूस्वामी, ग्राम प्रधान भी हो चुका है। भाई आदिवासी, आदिवासी जो है अनुसूची 2 में जो दर्ज है भारतीय संविधान, आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषित किया जाता है और एक अनुसूची बनाई गई है जनजातियों की, ठीक है, इसे अनुसूची 2 कहा जाता है, संविधान से इसका नहीं लिंक करना है। तो अनुसूची 2 में जिन जिन समूहों का विवरण है, ठीक है, राष्ट्रपति ने उसे आदिवासी घोषित कर रखा है, वे आदिवासी कहलाएंगे। और आदिवासियों को छोड़कर बाकी जो भी जनसंख्या है उस क्षेत्र में, उससे क्या कहा जाएगा? गैर आदिवासी। और आदिवासियों का वैवाहिक संबंध अगर महिला या पुरुष आदिवासी का जो है किसी अन्य गैर आदिवासी से हुआ है तो उनसे जो उत्पन्न संतान है उनको क्या कहा जाएगा?
अर्ध आदिवासी। कोई भी कन्फ्यूजन हो अब आपको परिभाषा में आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। परिभाषा जो है समाप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि वर्ष को ध्यान रखिएगा, रैयत को ध्यान रखिएगा, मूल रैयत, ग्राम प्रधान, भूस्वामी, खाली जोत, खास करके आपका ये आएगा नाम कई बार आर्टिकल के अधिनियम जब पढ़िएगा तो, ठीक है, खास ग्राम, उस पर कंट्रोल रखना है। तो ये था आपका पहला अध्याय। चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। संथाल भूधारक अधिनियम का अध्याय 2, ये जो है आर्टिकल कवर करेगा 5 से 11। 5 नंबर में क्या है? खास ग्राम। खास ग्राम में ग्राम प्रधान की नियुक्ति। देखिए यहाँ मूल रैयत तो होते नहीं है जिनमें से किसी को ग्राम प्रधान बना दिया, न यहाँ ग्राम प्रधान होते हैं। जब मूल रैयत ही नहीं है तो ग्राम प्रधान कहाँ से बनेंगे, ठीक है। लेकिन ग्राम प्रधान के बिना काम चलने वाला है नहीं, क्लियर। इसलिए यहाँ पर जो सिस्टम किया गया है कि अगर खास ग्राम है तो भूस्वामी आवेदन दे सकते हैं, ठीक है, उपायुक्त को, या फिर वहाँ के रैयत जो हैं वो आवेदन दे सकते हैं। यहाँ मूल रैयत नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ मूल रैयत होता ही नहीं है खास ग्राम में। भूस्वामी या रैयत किसको आवेदन देंगे? डीसी को, उपायुक्त को, क्लियर। उसके बाद डीसी का क्या प्रक्रिया होगा? अगर 2/3 जितने भी वहाँ पर रैयत हैं उसके 2/3 रैयत किसी व्यक्ति को ग्राम प्रधान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो वह व्यक्ति जो है ग्राम प्रधान बन जाएगा, और ग्राम प्रधान के जो जो अधिकार होते हैं उस व्यक्ति को भूस्वामी के माध्यम से उपायुक्त जो है आपका सारा अधिकार दे देंगे। अधिकार अभिलेख वगैरह हुआ, ठीक है, और जो भी आपका जमाबंदी वगैरह हुआ सारा जो है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हुआ। देखिए भूस्वामी जो है आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है, यहाँ पर कम यूज होगा, निश्चिंत रहिए। जितना सीएनटी में यूज हुआ था यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका है 5। 6 नंबर में आइए आर्टिकल। गैर खास ग्राम पर है। 6ठा आर्टिकल। पहला देखिए खास ग्राम पर था, अब ये जो है गैर खास ग्राम पर है। अगर गैर खास ग्राम में ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है, क्या होगा? ग्राम प्रधान का मृत्यु, तो वहां के भूस्वामी का यह कर्तव्य है कि 3 माह के अंदर इसकी सूचना जो है उपायुक्त को उपलब्ध कराए। कितने माह के अंदर? 3 माह के अंदर उपलब्ध कराए। डीसी को, उपायुक्त को सूचना दे कि नया ग्राम प्रधान वगैरह जो है वो नियुक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। 5 में यही है, ठीक है, 6 में यही है। अब 7वां में चलिए। धारा 7 जो है थोड़ा सा विशिष्ट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रधान को पट्टा प्रदान किया जाता है गांव का, ठीक है। क्या पट्टा प्रदान किया जाता है? गांव में जो मूल रैयत के जमीन है, रैयत के जमीन है, उसके अलावा भी अगर सरकारी या जमींदार के अधीन जमीन है, सरकार के अधीन समझ लीजिए, तो सारे सारे जमीन का उत्तरदायित्व किसको दिया जाएगा? ग्राम प्रधान को। कैसे दिया जाएगा? पट्टा के माध्यम से, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो पट्टा गेन किया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का याद कीजिए 44-45, ठीक है। जो 44 में जो है पट्टा लेता है, ठीक है, और 45 में वो क्या करता है? वचनबद्धता देता है। और फिर बाद में यह भी बताया गया कि अगर नहीं करता है भूस्वामी या
अनधिभोगी रैयत, ठीक है। इस स्थिति में उपायुक्त जो है अपनी ओर से दे देता है, भूस्वामी की ओर से भी दे सकता है पट्टा और इसकी ओर से वचनबद्धता दे सकता है। तो एक कबूलनामा पर हस्ताक्षर करता है, कबूलियत पर एक हस्ताक्षर करता है कि सरकार के नियम कानून के अनुसार मैं चलूंगा, जो भी शर्त है, ठीक है। तो भूस्वामी के अंडर में जब तक रहा तो भूस्वामी के नियम कानून के अनुसार चलूंगा, लेकिन फिर सरकार के अंडर में आ गया तो सरकार के नियम कानून के अनुसार जो है चलूंगा। ये पट्टा देता है, पट्टा लेता है और कबूलियत देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोशिश की जाती है कि जितनी भूमि का पट्टा जो दिया गया है ग्राम प्रधान को, तो टोटल जितना भी उस क्षेत्र से, उस गांव से लगान आ रहा है उसका 10% लगान जो है ग्राम प्रधान भी प्रदान करे, ठीक है, जिस भूमि का पट्टा उसे प्रदान किया गया है। यही था आर्टिकल 7। अब आइए आगे। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो कहता है कि भूस्वामी जो है कोई भी नवनियुक्त ग्राम प्रधान को सारा अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराएगा और जमाबंदी उपलब्ध कराएगा। अधिकार अभिलेख में भूमि का विवरण होता है, किसका किसका अधिकार में भूमि है। जमाबंदी में आपका विवरण होता है, लगान किस पर कितना है, कितना बकाया है, ठीक है। तो ये जो केस जो होगा, सभी ग्राम प्रधान चाहे खास ग्राम के हों या गैर खास ग्राम के हों, ठीक है, पहला ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर गैर खास ग्राम है जहाँ पर ग्राम प्रधान मूल रैयत के लोग हो सकते हैं, तो अगर उत्तराधिकार में अगर जैसे मुंडा का बेटा मुंडा बनता है, तो यहाँ पर भी आपका ग्राम प्रधान का बेटा ग्राम प्रधान मूल रैयत से बन गया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भूस्वामी को कि अधिकार अभिलेख और जमाबंदी प्रदान करे, क्योंकि उसका घर का ही वो मैटर है, ठीक है। तो जो है ग्राम प्रधान ही अपने पुत्र को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, वहाँ पर जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर नए ग्राम प्रधान नियुक्त होते हैं, या तो मूल रैयत वाले मामले में भी नए ग्राम प्रधान नियुक्त हो गए, या फिर जो खास ग्राम है, क्लियर, वहाँ पर 2/3 रैयतों के सहमति से हो गए, तो उस स्थिति में 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर क्या करना होगा, अधिकार अभिलेख और जमाबंदी जो है भूस्वामी के द्वारा ग्राम प्रधान को उपलब्ध करा देना होगा। अब आर्टिकल 9 में आइए। ग्राम प्रधान जो है अपने पद का अंतरण जो है नहीं कर सकता है, पद का अंतरण नहीं कर सकता है। जो पद उससे मिला है किसी और को नहीं दे सकता है, ठीक है, अनावश्यक रूप से, जब तक नियम के अनुसार ना दे ऐसे नहीं दे सकता है। यही है आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या है, इसलिए आपका कर दिया गया है मूल रैयती जोत के बारे में। मूल रैयती जोत, इसके बारे में मैं बताया ही, ठीक है, कि ऐसा भूमि, बंजर भूमि जो पहले था, उसको जो है मूल रैयत के द्वारा या अपने सहयोगी रैयतों के द्वारा विकसित किसी मूल रैयत ने किया है, ठीक है, तो ऐसे जोत को क्या कहा जाएगा, मूल रैयती जोत। समझ गए ना, बंजर भूमि को मूल रैयत के द्वारा विकास किया गया है या सह रैयत उसके सहयोगी के द्वारा, तो ऐसे भूमि को कहा जाएगा मूल रैयती जोत। अब आइए अध्याय 2 का अंतिम आर्टिकल, नंबर
इसमें है ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि। थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है इसमें, है ना, ये कुछ और है, ये कोई पुरस्कार देने का नहीं है। ठीक है, समय समय पर कोई रैयत हो या ग्राम प्रधान हो या मूल रैयत हो, नियम कानून का उल्लंघन करते हों, ठीक है, तो उस स्थिति में उपायुक्त के द्वारा या राजस्व अधिकारी जो भी हुए उनके द्वारा जो समय समय पर जुर्माना लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अलग अलग कारणों से जो जुर्माना लगाया जाता है उससे एक फंड बना दिया जाता है उपायुक्त के द्वारा, जो इन्हीं के लिए ग्राम प्रधान रैयत मूल रैयत के हितों के लिए जो है प्रयोग होता है। और इसी फंड को नाम दिया गया क्या, ग्राम प्रधान पुरस्कार निधि। क्लियर, कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है इससे, समझ गए ना, उनके हित के लिए वर्क किया जाएगा, लेकिन कलेक्शन कहाँ से इस फंड में होता है, जुर्माना से, जो उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। अब आइए अध्याय 3। अध्याय 3 का कुछ आर्टिकल्स आज पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो चुका है क्लास। देखिए अध्याय 3 में जो है 12 से 26 तक आर्टिकल है। आर्टिकल 12 पर हम लोग बात करते हैं। इसमें जो है रैयतों का वर्ग दिया गया है। क्लियर, रैयतों का वर्ग, निवासी, जमाबंदी रैयत। दूसरा जो है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा जो है नए रैयत। 3 वर्ग के बारे में जानकारी दिया गया है। निवासी जमाबंदी रैयत का अर्थ हुआ जो गांव में निवास करते हैं ऐसे रैयत। क्लियर, और गैर निवासी जमाबंदी रैयत का अर्थ हुआ ऐसे रैयत जो गांव में निवास नहीं करते हैं। और नए जमाबंदी रैयत का अर्थ हुआ जिनकी जमाबंदी यानी कि भूमि जिन्हें जो है हाल फिलहाल में मिली है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं हुए। ठीक है, तो ये रैयत का वर्ग हो गया, ज़्यादा इसमें और टेंशन नहीं लेना है। चलिए आर्टिकल 13 जो आत्मा है पूरे संथाल परगना भूधारण अधिनियम का, एसपीटी जो के रूप में जो आप जानते हैं, उसका आत्मा कौन सा है, आर्टिकल 13। में कहा गया है जो भी आपके रैयत हैं उन्हें भूमि के संबंध में क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आर्टिकल में है, 13 में है, भूमि के संबंध में रैयतों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे। मूल रैयत यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, सभी रैयत के लिए। क्लियर, यहाँ पर जो है बताया गया है, इसमें कोई कहाँ कहाँ अधिकार होगा कुछ नहीं बताया है, केवल लिख दिया है कि क्या क्या अधिकार होंगे और इसके लिए कंटेक्स्ट क्या करने को बोलता है ये आर्टिकल 13। अगर जानना आपको है कि क्या क्या अधिकार है तो ये बोलता है कि 15, 16, 17, 18 ये 4 आर्टिकल को कंटेक्ट कीजिए। इन चारों आर्टिकल में जो जो लिखा हुआ है वही अधिकार जो होंगे रैयतों के होंगे। ठीक है, लेकिन तुरंत आर्टिकल 14 में तुरंत ये क्लियर कर दिया है अधिनियम के निर्माताओं ने कि अगर 13 का उल्लंघन किया जाता है भूमि के उपयोग के संबंध में, 13 का उल्लंघन किया जाता है तो बेदखल कर दिया जाएगा उपायुक्त के द्वारा। लेकिन उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई बेदखल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो उस समय भूस्वामी थे 4, 5, 6 साल तक रहे होंगे तो उनको भी अधिकार नहीं है। इसके लिए उपायुक्त की सहमति जो है अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया 13 में क्या क्या अधिकार है उसके लिए कंटेक्ट कीजिए। और 14 में क्या बोलता है कि 13 का उल्लंघन करने पर रैयतों को बेदखल कर दिया जाएगा। इसमें संशोधन कुछ हुआ है। ठीक है, 2016 में 13 में कि मकान, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, रेस्तरां इत्यादि जो है बनाया जा सकता है, कुछ व्यावसायिक प्रयोग
किया जा सकता है। इस पर हम लोग फिर बात करेंगे, अभी मैंने हल्की जानकारी दे दी है और यही है और विशेष कुछ नहीं है। अब चलिए 15 से तो बता दिया गया क्या है, ठीक है। 15 में है ईंट और खपड़ा का यूज। ईंट और खपड़ा का प्रयोग बना करके, निर्माण करके किया जा सकता है। देखिए इसमें यही कहा गया है कि जो भी रूढ़ियां हैं, प्रचलन है 13 में, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए, 1 मिनट, फिर उधर चलते हैं। स्थानीय क्षेत्र में जो भी रूढ़ियां रही हैं, प्रचलन रहे हैं कि भूमि का इस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग होता रहा है, उन सभी की मान्यता जो है लगभग दे दी गई है। लेकिन आपका ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर देना है, ठीक है, प्रोजेक्ट खड़ा कर देना है, वो सब अलाउड नहीं होगा। तो ईंट और खपड़ा का निर्माण और प्रयोग निजी उद्देश्य के लिए थोड़ा बहुत बेच भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जलाशय का निर्माण, जलाशय का निर्माण कर सकता है आर्टिकल 16 में। उस भूमि पर रैयत के द्वारा जलाशय का निर्माण किस उद्देश्य से हो सकता है उसको देखिए। इसका जो उद्देश्य होगा, पेयजल हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, मत्स्यन हो सकता है, मत्स्य पालन। यह हुआ जलाशय का निर्माण किस उद्देश्य से। ये सारा जो उद्देश्य कहा गया, जलाशय में कौन कौन शामिल होगा? कुआं, तालाब, आहार, आहार माने छोटा तालाब हो गया, बांध, छोटा छोटा बांध, बड़ा बांध नहीं, ठीक है। तो ये सब जो है कर सकता है जलाशय के निर्माण में, क्लियर। अब आइए आर्टिकल 17, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17, 18। कुछ वनोत्पादों के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 17 में। इसमें कहा गया है कि वृक्ष के गौण उत्पाद, बांस, बगान, उद्यान बगान, बागवानी फसल भी लगा सकता है जिस जो भूमि उसको अधिकार में है, ठीक है। बांस हो गया, वृक्ष हो गया, उद्यान हो गया, ये सब लगा सकता है, यूज कर सकता है, प्लस काट भी सकता है। इसके लिए किसी अधिकारी के अनुमति की जरूरत जो है नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी वृक्ष हो लगाता है उस पर लाह या रेशम के कीट इत्यादि का पालन करके भी एक्स्ट्रा इनकम जो है कर सकता है। एक और अधिकार है महुआ पेड़ लगाने का। वृक्ष कोई भी लगा सकता है, ठीक है। ये लगा तो सकता है, इसके उत्पादों का भी यूज कर सकता है, लेकिन इसको अगर काटना होगा तो एसडीओ से अनुमति लेना होगा, अनुमंडल अधिकारी से अनुमति लेना होगा, ठीक है। हर तरीके से प्रयोग कर सकता है, लेकिन काटने के लिए एसडीओ की अनुमति जरूरी। अब चलिए 18, आर्टिकल 18। ये भी आर्टिकल 13 में नाम आया था, 15, 16, 17, 18 में। इसमें है कि अपनी भूमि पर कच्चे और पक्के मकान बना सकता है। इस सारा जो है अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका उल्लंघन करने से आर्टिकल 14 के तहत बेदखल किया जा सकता है उपायुक्त के द्वारा।
इस ढंग से आज का क्लास जो है संथाल परगना एक्ट का समाप्त होता है। इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अगले 2-3 क्लासों में, या कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और इसके बाद जो है SPT-CNT से संबंधित प्रश्न आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए।